नमस्कार, मैं अतर सिंह TNI कॉलेज के मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो विषय है वो है TGT PGT हिंदी या UGC नेट का जो हिंदी का एग्ज़ाम होता है उसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिएगा, पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम उतना ही हमारे लिए आवश्यक है जितना हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो तैयारी में हम दिन रात एक कर देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत हमें पाठ्यक्रम की जानकारी की पड़ती है। बगैर पाठ्यक्रम के अगर हम तैयारी करते हैं तो ये मान के चलो हम वैसे कर रहे हैं जैसे बगैर मंजिल के हम रास्ते पे जा रहे हैं, पता नहीं कि वो रास्ता कहाँ जाएगा, उसकी मंजिल कहाँ पर है। इसी तरह से अगर हम बगैर पाठ्यक्रम के तैयारी करते हैं तो चांसेस बहुत कम हैं हमारी सफलता के। अगर हम पाठ्यक्रम के साथ तैयारी करते हैं तो पूर्ण रूप से हम एक प्लान के साथ तैयारी करेंगे कि जी कौन सा पक्ष हमारा कमज़ोर है, किस में हमें ज़्यादा टाइम देना है और कौन सा हमारा मजबूत है। उस हिसाब से अगर हम तैयारी करेंगे तो हमारी सफलता के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। तो आज हिंदी जो TGT PGT हिंदी है या UGC नेट हिंदी है वो अलग अलग बोर्ड इसको कंडक्ट करते हैं, चाहे राजस्थान भर्ती बोर्ड है, चाहे यूपी भर्ती बोर्ड है, चाहे बिहार भर्ती बोर्ड है, या फिर दिल्ली की अगर हम बात करें दिल्ली में DSSS भी भर्ती करता है टीचर्स की, या फिर KVS या NVS की, जहाँ पर भी TGT PGT हिंदी की जो भर्ती की जाती है तो उसमें हिंदी के पाठ्यक्रम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन्हीं पे चर्चा करते हुए आज बढ़ते हैं हम आगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, सबसे इसका पहला पॉइंट है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, कि भी हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया वो सबसे पहले किसने लिखा, कब लिखा, उसके बाद फिर दूसरे नंबर का किसने लिखा। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा हमारे पाठ्यक्रम का सबसे पहला हिस्सा है। उसके बाद आता है हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें आदिकाल में फिर जैसे सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, या जैन साहित्य है, या रासो ग्रंथ हैं, ये हमारे आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। आदिकाल के बाद जो मध्यकाल आता है उसमें पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। तो भक्ति काल में जैसे हम देखते हैं कि भी दो धाराएं थी, निर्गुण धारा और सगुण धारा, उसकी फिर शाखाएं थी, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, ये निर्गुण धारा की थी, और राम काव्य और कृष्ण काव्य ये जो है सगुण की थी। इसके बाद रीति काल आता है तो ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीति काल नंबर 3 पर आता है। ये भी हमारे पाठ्यक्रम में अहम इसका रोल होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। इसके बाद आधुनिक काल आता है, तो ये सारा का सारा आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये तो हुआ हमारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका। इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं में जैसे भाई हमारा नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, अलग अलग उनमें बांटा गया हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं को, और इनमें अलग अलग उससे क्वेश्चन आते रहते हैं, किसी से 2 क्वेश्चन, किसी से 1 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद अगला है तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारा पाठ्यक्रम का हिस्सा है वो है हिंदी में। आजकल यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिंदी में स्त्री विमर्श, और दूसरा इसका एक अगला पार्ट है दलित विमर्श। उसके बाद प्रवासी हिंदी साहित्य, कि भी स्त्री जो हैं हमारी हिंदी में जो लेखिकाएं हैं या कवयित्री हैं उनका क्या क्या योगदान रहा एज ए लेखिका या कवयित्री, उपन्यास लिखे उन्होंने, कहानी लिखी, या कविताएं, काव्य संग्रह लिखे, ये तो सारा स्त्री विमर्श में आ जाता है। दलित विमर्श में जो दलित है, जैसे भाई दलित का अलग से दलित के जो साहित्यकार हैं उन्होंने अपना अलग से साहित्य सर्जन की कोशिश की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, जयप्रकाश करदम जी हैं, बहुत सारे इसके लेखक हैं। इसके बाद प्रवासी साहित्य, यहाँ से आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रवासी साहित्य में हम भारत से बाहर जो हिंदी के लेखक या कवि हुए हैं, चाहे वो मॉरिशस में है या सूरीनाम में है, जहाँ पर भी हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पर भी आजकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, तो इस पर भी चर्चा कर लेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा
टॉपिक है वो है भाषा विज्ञान। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कई एग्जामिनेशन में देखने को मिला है, जैसे केवीएस है या एनवीएस है, तो भाषा विज्ञान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछली बार अगर DSSB पीजीटी की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, पूछे जाते हैं। ये किसी भी आप भर्ती की बात करें, भाषा विज्ञान एक अलग सब्जेक्ट के रूप में हम पढ़ते हैं। किसी यूनिवर्सिटीज में हम एमए प्रीवियस में पढ़ते हैं तो किसी में फाइनल में पढ़ते हैं। तो भाषा विज्ञान में सबसे पहले है भी हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कि जो हिंदी है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से आई है, कौन से इसके काल हैं। इसके बाद है हिंदी भाषा का भौगोलिक विस्तार, कि हिंदी भाषा किस क्षेत्र पर फैली हुई है। जिस तरह से हम नॉर्थ इंडिया की अगर बात करते हैं तो भौगोलिक क्षेत्र की हिंदी भाषा किस क्षेत्र पर फैली हुई है। इसके बाद हिंदी की प्रमुख बोलियां, भी हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, ये अलग से पॉइंट बनता है। इसमें आगे है हिंदी भाषा के विविध रूप, जैसे भी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, संपर्क भाषा है, तो हिंदी भाषा के ये विविध रूप हैं। इसे आगे हम देखते हैं भाषा विज्ञान का यह हिंदी की संवैधानिक स्थिति, कि हिंदी को जो हमारा संविधान है उसमें किस अनुच्छेद में हिंदी के बारे में क्या कहा गया है, किस में क्या कहा गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, तो देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास ये कब से शुरू हुई, सबसे पहले इसका साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, ये फिर कैसे कैसे डेवलप होती चली गई। फिर देवनागरी लिपि की जो कमियां हैं, देखिएगा प्रत्येक लिपि में कोई ना कोई कमी होती है, तो यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि देवनागरी लिपि की कौन कौन सी कमियां हैं। एक दो क्वेश्चन कई बार परीक्षा में यहाँ से देखने को मिलता है। इसके बाद देवनागरी लिपि का मानकीकरण, कि भी देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब कब किया गया, कौन कौन से संशोधन के तहत किया गया, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर है भी इसी का एक भाग है हिंदी की विभिन्न पत्र पत्रिकाएं। यहाँ से 2-3 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि कौन सी पत्रिका कहाँ से निकलती थी, भाई ये मासिक थी या साप्ताहिक थी, किसने निकाली, कौन कौन इसके जो है संपादक हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हिंदी विकास में भी विभिन्न संस्थाओं का योगदान, हिंदी विकास में जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज है, आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, जितनी भी संस्थाएं हुई हैं, देवनागरी प्रचारणी सभा काशी है, इनका क्या क्या योगदान रहा है, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद अगले अगर हम टॉपिक की बात करें तो ये है भाई प्रयोजन मूलक हिंदी। पहले यहाँ से क्वेश्चन केवीएस पीजीटी में पूछे जाते थे, एनवीएस में पूछे जाते थे। लास्ट टाइम जो दिल्ली में भर्ती हुई पीजीटी की DSSB ने जो कंडक्ट किया था, यहाँ से लगभग 20 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रयोजन मूलक हिंदी से। ये एक अलग सब्जेक्ट है, एमए फाइनल में हम इसको पढ़ते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कोई एमए प्रीवियस में पढ़ाता है तो कोई एमए फाइनल में कोई यूनिवर्सिटी जिसको पढ़ाती है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी में संचार क्या है तथा संचार का महत्व, जिस संचार भाषा के बारे में बता रहा है कि संचार क्या है, संचार का क्या महत्व है, इसका ही सब पॉइंट है। संचार के तत्व एवं संचार के प्रकार। भाई फिर है जनसंचार की विशेषताएं, जनसंचार अलग से हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है हमारा। जनसंचार के कार्य, भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास, की भी रेडियो का विकास कब हुआ, टेलीविजन का कब हुआ, कंप्यूटर का कब हुआ, इंटरनेट का कब हुआ। जनसंचार माध्यमों का हिंदी पर या हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट बनेगा वो है भाई इसी का प्रयोजन मूलक हिंदी का ही हिस्सा है सृजनात्मक लेखन, जिसमें कविता कैसे बनती है, पटकथा क्या होती है। देखा होगा आपने पीजीटी हिंदी में, यहाँ से पिछली बार 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। रेडियो नाटक कैसे होते हैं, रेडियो का प्रसारण कैसे कब शुरू हुआ, नाटक कैसे तैयार किया जाता है, रेडियो नाटक क्या होते हैं, डायरी क्या होती है, पहली डायरी कब लिखी गई, ये सारे के सारे। इसके बाद है व्यावहारिक लेखन। व्यावहारिक लेखन में जैसे पत्राचार हम करते हैं, वही कार्यालयों में जो पत्र होते हैं तो उस पत्र का फॉर्मेट भी पूछ लेते हैं। ये आ जाता है कि उस पत्र के जैसे ऊपर दाई का जो हिस्सा उसमें हम कैसे क्या लिखते हैं। उसके बाद संवर्त लेखन या शब्दकोश से भी 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद इसी का अगला जो पॉइंट है
कार्यालय जो भाषा है, जैसे भाई बैंक की है या और भी जो कार्यालय हैं, उनमें जो भाषा शब्दावली का जो प्रयोग किया जाता है, उनसे पूछ लिया जाता है कि मैनेजर को हिंदी में क्या कहते हैं, इसी तरह से इंजीनियर को हिंदी में क्या कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये भी हमारे पाठ्यक्रम का अहम हिस्सा है। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है साहित्य के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। जो साहित्य में जो भी पुरस्कार हैं, जैसे भी ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है या साल का पुरस्कार है, बहुत सारे पुरस्कार, मंगला पारितोषिक पुरस्कार है। इसके बाद जो साहित्यकार, जो प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं, उनके क्या क्या उपनाम हैं, किन किन उपनामों से वो जाने जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर किस साहित्यकार का कौन गुरु था, कौन किसका शिष्य था, गुरु शिष्य परंपरा ये भक्ति काल में भी पूछी जाती है, रीति काल से भी, और आधुनिक काल में भी गुरु शिष्य परंपरा काफी रही है। भक्ति काल में जो नाभादास की भक्तमाल है वो गुरु शिष्य परंपरा के बारे में अच्छे से बताती है, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद कई बोर्ड में हम देखते हैं, जैसे टीजीटी हिंदी का एग्जाम होता है तो वहां पर व्याकरण का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो अगला जो टॉपिक है संपूर्ण व्याकरण। व्याकरण में संधि भी, समास भी, अलंकार भी, या फिर जो शब्दावली है, जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, मुहावरे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसको भी मतलब अछूता न रखें हम कि यहाँ से कोई नहीं व्याकरण कम लेवल पे आता है, तो ऐसा नहीं, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं अलग अलग बोर्ड में। जैसे हम राजस्थान की किसी भी भर्ती में बैठते हैं या यूपी बिहार की भर्ती में बैठते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। पिछली बार पीजीटी जो DSSB ने एग्जाम लिया था, तो वहाँ पीजीटी हिंदी में भी यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद अगला जो हमारा विषय है वो है भारतीय काव्य शास्त्र। देखिएगा, काव्य शास्त्र दो में बटा हुआ है, एक भारतीय काव्य शास्त्र है, दूसरा पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। तो भारतीय जो काव्य शास्त्र है उसमें क्या क्या है, काव्य क्या है, कि भी काव्य क्या है, काव्य के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं काव्य के, फिर काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, उसके बाद काव्य गुण, काव्य दोष, ये सारे के सारे काव्य के अंतर्गत आते हैं। फिर रस सिद्धांत है। अब रस सिद्धांत के सबसे पहले प्रवर्तक कौन थे, फिर इसके व्याख्याकर्ता कौन है, कि भी किस किस ने रस के सूत्र की व्याख्या की है। उसके बाद रस की अंग कौन कौन से हैं, जैसे भी रस के अंग कौन कौन से हैं। उसके बाद इस रस के प्रमुख आचार्य कौन कौन रस के आचार्य हुए हैं, जैसे भी अलंकारवादी आचार्य हैं, रसवादी आचार्य हैं, ध्वनिवादी आचार्य हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये भी हमारे पाठ्यक्रम का बहुत अहम रोल होता है। काव्य शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसको ज्यादातर जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी वो इसको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं कि ये मुश्किल है, ये समझ में नहीं आएगा। तो इसको अवॉइड करोगे तो आप सफलता से लगभग दूर चले जाओगे। इसके बाद आगे है काव्य शास्त्र का ये अगला जो टॉपिक है अलंकार संप्रदाय। भी अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, कौन कौन अलंकारवादी आचार्य रहे हैं। फिर जो विभिन्न अलंकार हैं, चाहे वो शब्दालंकार हैं, अर्थालंकार हैं या उभयालंकार हैं, उनके बारे में, उनके भेदों के बारे में चर्चा की जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। अगर हम पीजीटी के एग्जाम में बैठते हैं तो इनको अगर हम अवॉइड करेंगे तो फिर चांस कम है सिलेक्शन के। इसके बाद अगला जो है विषय हमारा है रीति संप्रदाय। तो रीति संप्रदाय भारतीय जो काव्य शास्त्र है उसी का एक हिस्सा है। वामन जिसके प्रवर्तक हैं, तो रीतिवादी आचार्य, रीति के प्रकार, साहित्य में रीति का महत्व। इसी तरह से अगला पॉइंट हो जाएगा वक्रोक्ति। भाई वक्रोक्ति संप्रदाय, इसके केंद्र में क्या है, ध्वनि संप्रदाय, ध्वनिवादी आचार्य, ये भारतीय काव्य शास्त्र के ही अंग हैं। औचित्य संप्रदाय, फिर इसके बाद शब्द शक्तियाँ आती हैं, शब्द शक्तियाँ जैसे अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। इसके बाद फिर छंद आते हैं। छंद का क्वेश्चन पीजीटी का जो हिंदी का जो एग्जाम होता है, छंद के क्वेश्चन 2 से 3 प्रत्येक पीजीटी के एग्जाम में, चाहे वो राजस्थान बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, केवीएस है या DSSB है या हरियाणा है, प्रत्येक में यहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो है
हिंदी के सभी कालखंडों की प्रमुख पंक्तियां। आजकल ये बहुत, जैसे हम नेट के एग्जाम में बैठते हैं तो देखते हैं आधुनिक काल की जो रचनाएं हैं उनकी पंक्तियां पूछ ली जाती हैं। पहले क्या था, आदि काल, भक्ति काल या रीति काल की पंक्तियां पूछी जाती थी, लेकिन आजकल हिंदी के सभी कालखंड, चाहे वो भक्ति काल है, आदि काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है, और आजकल तो रचनाओं से पूछ लिया जाता है। जैसे जो प्रसिद्ध उपन्यास है या प्रसिद्ध कहानी है या नाटक, तो उसकी पंक्तियां नेट में यहाँ से ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसके बाद जो है, ये एक बीच में रह गया था हमारा विषय, ये है भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र, एक जो है स्किप हो गया था, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी बेटा काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीजीटी एग्जाम जो होता है उसमें, टीजीटी में भी कई बार देखने को मिलता है। प्लेटो का काव्य सिद्धांत, की प्लेटो के काव्य के बारे में क्या विचार थे। जैसे आपने सुना होगा कि प्लेटो कविता को सत्य से 3 गुना दूर मानते थे। इसके बाद अरस्तु जो इसी के शिष्य रहे हैं, अरस्तु के सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, विरेचन का सिद्धांत है, उसके बाद त्रासदी का सिद्धांत है, इसके बाद है लोजाइंस का उदात्तवाद है। ये पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है उसका हिस्सा है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है, रिचर्ड्स का संप्रेषण का सिद्धांत है, कोलरिज का कल्पना का सिद्धांत है। इसी तरह से वर्ड्सवर्थ का काव्य सिद्धांत काफी प्रसिद्ध है, पूछा जाता है। स्वच्छंदवाद का सिद्धांत वर्ड्सवर्थ ने दिया था, काफी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा, अगला कह लीजिएगा या लास्ट कह लीजिएगा, कई बार देखने को मिलता है आजकल की भी हिंदी शिक्षण में पैडागोजी से। पहले यहाँ से क्वेश्चन सीटेट कह लें या ओल जो टेट होते थे, चाहे वो हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, वहां से पूछा जाता था। आजकल चाहे DSSS है, चाहे KVS है, चाहे राजस्थान में अगर हम बैठते एग्जाम में, तो हिंदी पैडागोजी से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बोर्ड में देखने को मिलता है कि इनके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि भी चाइल्ड डेवलपमेंट या साइकोलॉजी या टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं। तो ये हमारा जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम है हिंदी का, जिसको अगर हम ध्यान में रख के तैयारी करेंगे तो हमारी सफलता के चांसेस लगभग 100% हो जाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उससे मेरा अनुरोध है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप एक बार संपूर्ण उसका पाठ्यक्रम जरूर जान लें, ताकि तैयारी करने में हमें सुविधा रहे, आसानी रहे और हमें सफलता जल्दी से मिले। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।